दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन और हम लोग कर रहे हैं प्रहार सीरीज में हम लोग बिहार एसएससी के टॉप 50-60 टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और इसका जो है क्विज और पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर निःशुल्क दिया जा रहा है। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। आइए दोस्तों, हम लोग जो है वो अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो 8वां आज का ये टॉपिक है, भारत की कृषि। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक होने वाला है। और लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वह एसआई हो, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह बीपीएससी टीआरडी हो, बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, सभी एग्जाम में जो है इससे जो है वो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है तो ये ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन हम लोग चूंकि स्टैटिक जीके की एक सीरीज पढ़ रहे हैं। बहुत लोग जो है ना इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या स्टैटिक जीके अलग है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि स्टैटिक जीके अलग नहीं है। आपके विषय के जो मेन टॉपिक है उसी को जो है वो सारणी बना के और अच्छे तरीके से लिख दिया जाता है स्टैटिक जीके में। कुछ चीजें हैं जो मिसलेनियस टॉपिक के, विविध टॉपिक की है, वो स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो है वो पढ़ा जाता है। जो लोग विषय को भी अच्छा से कर लेंगे उनको अलग से इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है और अलग से कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत लोग स्टैटिक जीके के नाम पे घंटों का वीडियो देखते रहते हैं, तो वो सब की उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग विषय को अच्छा से कर लीजिए, मिसलेनियस को कर लीजिए, आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत की कृषि में जैसा कि मैं एक वीडियो बनाया था कि टॉप 50 टॉपिक्स फॉर बिहार एसएससी, तो उसमें एक टॉपिक मैंने लिखा था कि लेटेस्ट डाटा कृषि का, खनिज का। ठीक है, तो हम कोई भी चीज को सीरियल से सिलसिलेवार तरीके से करते हैं, तो उसी क्रम में जो है आज हम लोग कृषि के साथ साथ जो है इसके बहुत ही इंपोर्टेंट जो डाटा है और जो लेटेस्ट डाटा है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि एक संस्थान है भारत की कृषि को हम लोग शुरू करते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने 2009 में एक रिपोर्ट दिया था कि भारत में जो भूमि है ना, उस भूमि में 51% भूमि कृषि में इस्तेमाल होता है, 4% चारागाह में, 21% पर वन है। ठीक है, और 24% जो होता है ना बिना उपयोग का है, यानी बंजर भूमि। बिना उपयोग और बंजर को मिला के 24%। तो ये डाटा आप लोग को याद रखना है कि कृषि में क्या होता है, 51% भूमि इस्तेमाल होता है, चारागाह 4%, वन 21%, बंजर और बिना उपयोग की भूमि कितनी है, 24%। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कृषि दोस्तों वो राज्य सूची का विषय है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है वो 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की जो है वो सूची दी गई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का विषय है कृषि के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों भारत के जो पहले कृषि मंत्री थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग जानते हैं। ठीक है, कृषि और खाद्य मंत्री थे। और विश्व में जो है वो हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है और भारत में एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति जो है वो वर्गीज कुरियन को बोला जाता है और जैविक खेती करने वाला पहला राज्य जो है वो सिक्किम। अब देखिए, जैसे हरित क्रांति एक टर्म आया, हरित क्रांति का क्या मतलब। देखिए दोस्तों, 1960 के दशक में जो है वो अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया गया था। उस तकनीक में जो है बीज गुणवत्ता में सुधार, सिंचाई सुधार, ये सब पे जोर दिया गया था। तो हरित क्रांति इसको बोला जाता है। ये मुख्यतः दोस्तों वो गेहूं और चावल पर जो है वो भारत में जो है वो लागू हुआ था। इसमें क्या था कि मैक्सिको का जो उन्नत किस्म का जो गेहूं है वो लाया गया था उपजाने के लिए, और उससे जो पैदावार है उसमें बहुत वृद्धि हुआ था। भारत में पहले अनाज को मंगाना पड़ता था बाहर से, लेकिन इसी हरित क्रांति के कारण जो है अनाज उत्पादन में वृद्धि हुआ, भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, तो विश्व स्तर पर जो है नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, तो अमेरिका के थे। इन्होंने जो है इसकी शुरुआत किया था। वहीं भारत में जो हरित क्रांति के जनक है दोस्तों वो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को वो बोला जाता है। और एमएस स्वामीनाथन को आप लोग जानते होंगे 2024 में जो है ना वो भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, 2024 में भारत रत्न दिया गया। एक कृषि वैज्ञानिक है एमएस स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति कृषि से हो गया, तो वही जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से है। ठीक है, मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। इसके जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिसको शॉर्ट में बी कुरियन लिखा गया है। और अगर हम बात करते हैं कि जो हरित क्रांति में, जैसा कि मैंने बताया, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा फसल का उत्पादन किया गया।
तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो है वो गेहूं का उत्पादन किया गया था, और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ है वो पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो ये हरित क्रांति है जहां पर जो है उन्नत खाद है, बीज है, सिंचाई है, ये सब का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए जैविक खेती जो है भारत में, सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो जैविक खेती करने वाला जो है 100% जो यहाँ पर जैविक खेती होता है। जैविक कहने का मतलब वहां पर रासायनिक खाद और रासायनिक जो उर्वरक है या रासायनिक कीटनाशक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक खाद और प्राकृतिक जो उर्वरक का इस्तेमाल करके जो है खेती की जाती है। ठीक है, अब देखिए कुछ डाटा है कि सबसे ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वो भारत में किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। तो आप लोग को कम से कम पहला स्थान जरूर याद होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वो उत्तर प्रदेश में है, और सर्वाधिक जो भूमि है उस पर किस प्रकार का खेती होता है, तो खाद्यान्न फसल होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फसल भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे बागवानी फसल होता है, नगदी फसल होता है, खाद्यान्न मतलब जो खाने योग्य जो अनाज फसल होता है ना, जिसमें हम लोग गेहूं, चावल ये सब का खेती करते हैं। तो भारत में जो ज्यादातर भूमि पर क्या होता है, तो खाद्यान्न फसल होता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये इससे जुड़ा हुआ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो फैक्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि देश में, देखिए देश में जो है ना वो कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है, मतलब पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कृषि जलवायु मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से 15 भागों में विभक्त किया गया है। और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो होता है, पारिस्थितिकी का मतलब होता है वातावरण, पर्यावरण के हिसाब से जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो दोस्तों कितना है, तो 20 है। ठीक है, कभी कभी जो है वो पूछा जाता है कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितना है। कृषि पारिस्थितिकी जो होता है वो उप क्षेत्र पूछा जाता है। तो उप क्षेत्र जो है दोस्तों वो है आपको, उप क्षेत्र कितना है, तो उप क्षेत्र 60 है। ठीक है, क्षेत्र जो है वो 20 है, उप क्षेत्र जो है 60 है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो होता है इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, और ये है, अभी जो है इसका नाम बदल दिया गया, अभी नाम इसका कर दिया गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। 1960 में ये बना था, और अभी ये कहाँ है, तो पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है, चूंकि 2000 में जो है वो उत्तराखंड अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से, तो पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अभी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। फिर देखिए कृषि भंडारण में नमी के लिए, अब देखिए जैसे हम बहुत सारे कृषि उत्पादों का, जैसे गेहूं है, चावल, वो सबको हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो उसमें जो नमी की कितना प्रतिशत जो है जरूरत होती है, तो 14% जो होती है वो जरूरत होती है। ठीक है, भारत में जो है वो ठेकेदारी कृषि जो है कहां पर प्रचलित है, कॉन्ट्रैक्चुअल कृषि, कॉन्ट्रैक्चुअल जो खेती होता है वो पंजाब में ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ जो है कृषि का प्रकार है जिसके बारे में आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि युग्म पैदावार का क्या मतलब होता है। युग्म पैदावार का मतलब होता है कि एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, एक फसल वर्ष में जो होता है 2 या 2 प्लस फसल, 2 या 2 प्लस फसल अगर उपजता है, जैसे मान लीजिए कि एक फसल वर्ष कहने का मतलब है कि जैसे रबी, खरीफ और गर्मा, मतलब एक साल मिला करके अगर आप 2 या 2 से अधिक फसल किसी जमीन पर उपजा लिए तो उसको बोलते हैं युग्म पैदावार। फिर अगला टर्म है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का मतलब होता है दोस्तों कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए। ठीक है, कृषि है और कृषि के साथ साथ किसान अपनी जो आय को बढ़ाने के लिए सहायक गतिविधियां, पशुपालन अगर करते हैं तो उसको बोला जाता है मिश्रित कृषि। फिर दोस्तों एक और जो टर्म आता है वो आता है अंतर फसल। तो अंतर फसलीय उत्पादन का मतलब क्या होता है, अंतर फसलीय उत्पादन का मतलब जो होता है एक साथ 2 या अधिक फसल। जैसे मान लीजिए कि खेत में जो है ना वो एक ही साथ हमने जो है वो ऊपर जो है परवल रोप दिया और नीचे जो है कोई और फसल जो है सो उसके अंदर कर दिया, मतलब एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल अगर हम कर दें उसको हम अंतर फसल बोलते हैं। तो ये टर्म आपका क्लियर होना चाहिए कि अंतर फसल किसको बोलते हैं, युग्म पैदावार, मिश्रित खेती, ये सब क्या क्या होता है। अब देखिए जितना भी कृषि उत्पाद है उसके पर्यावरणीय मानक को निर्धारित करने के लिए जो होता है दोस्तों वो एक मार्क, एक निशान लगाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं ये पता लगाने के लिए एक मार्क जो है लगता है। तो ये किस एक्ट के तहत लगता है, तो एक मार्क एक्ट है 1937, मतलब 1937 का एक्ट है,
उसके तहत कृषि उत्पादों पर जो होता है एक मार्क लगता है। ठीक है, जैसे सोना पर आप लोग देखते होंगे हॉल मार्क जो होता है ना, जिस सोने का शुद्धता को मापने के लिए, उसी तरह से पर्यावरण के अनुकूल कृषि उत्पादों के मानक को मापने के लिए एक मार्क लगता है, 1937 के एक्ट के तहत लगता है। और एक मार्क का प्रयोगशाला दोस्तों वो नागपुर में, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने लिख दिया है। मुख्यालय जो होता है वो एक मार्क का मुख्यालय जो होता है, एक मार्क प्रयोगशाला का, वो कहाँ है, तो भारत के नागपुर में। अब देखिए फसली सिंचाई की जरूरत का मापक जो होता है, देखिए यंत्र है, एक यंत्र है जिसको हम बोलते हैं टेंसियोमीटर। तो टेंसियोमीटर से ये मापा जाता है कि किसी भी फसल में कितनी सिंचाई की जरूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंचाई की आवश्यकता को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो टेंसियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, टेंसियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट है, आप लोग को एकदम हूबहू जो है इसको एकदम अच्छा से जो है नोट करते चलना है। हालांकि हम इसका पीपीटी भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अब देखिए ऋतु के आधार पर जो होता है वो भारत में फसलों का जो वर्गीकरण किया जाता है, तो 3 प्रकार का जो होता है वो ऋतु होता है, और मतलब जो फसली ऋतु होता है जिसमें रबी, खरीफ और गर्मा, इसी के आधार पर जो फसल का उत्पादन किया जाता है। रबी फसल जो होता है ना, अक्सर क्या होता है कि शीतोष्ण मौसम में, मतलब ठंडी के मौसम में, शरद के मौसम में जो है उपजाया जाता है। जैसे अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होगा, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाएगा। इसमें कौन कौन सा फसल आता है, तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, उसके बाद मटर, आलू, राई, अलसी। ये आपको ऐसे ही याद रखना है जैसे हमको याद है अभी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, राई, अलसी। तो एकदम हूबहू इसको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे देगा कि मटर किस प्रकार की फसल है, ऑप्शन में रहेगा रबी फसल, खरीफ फसल, गर्मा फसल और एक और कुछ दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जो होता है वो खरीफ फसल जो होता है वो इस जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। खरीफ फसल में फेमस दोस्तों धान है, गन्ना है, ठीक है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब इंपोर्टेंट है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, ये सब इंपोर्टेंट जो है वो खरीफ फसल होता है। फिर उसी तरह से गर्मा फसल होता है। गर्मा फसल दोनों के बीच में होता है। ठीक है, गर्मा फसल जो होता है वो लगभग दोनों के बीच में होता है। मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है, जिसमें मक्का, राई, ज्वार, जूट, मड़ुआ, ये सब का खेती जो होता है वो गर्मा फसल के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों एक और जो होता है, कहीं कहीं जो होता है, आप लोग नाम सुने होंगे जायद फसल का। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं जायद फसल। जायद फसल ये जो होता है गर्मा के समक्ष, गर्मा के जैसे जिस मौसम में गर्मा होता है लगभग उसी ऋतु में जो है ये भी होता है। लेकिन जायद फसल के अंतर्गत जैसे कि आप लोग नाम सुने खीरा, ककड़ी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब दोस्तों, ये सब जो होता है ना वो आपको जायद फसल के अंतर्गत जो होता है वो आता है। ये सब आपको जायद फसल के अंतर्गत जो होता है वो आता है। ये भी आपको जो है वो गर्मा फसल जिस जिस ऋतु में होता है ना उसी ऋतु में जो है ये आपको उपजाया जाता है। तो ये ऋतु के आधार पर जो हो गया वो भारत का जो है वो फसल का वर्गीकरण हो गया, बहुत ही इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला जो है देखिए कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रांति सब, जैसे हरित क्रांति है दोस्तों। हरित क्रांति जो होता है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न मतलब हो गया, खाद्यान्न का मतलब हो गया जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इससे जुड़ा हुआ जो हरित क्रांति मुख्य रूप से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति में जो होता है दोस्तों वो बागवानी उत्पादन है, फल और सब्जी उत्पादन है। ठीक है, उसके बाद श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है, जानते हैं। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति खनिज तेल उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य मछली उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू से। भूरी क्रांति जो होता है दोस्तों वो उर्वरक उत्पादन से होता है। इस चीज को आप लोग को बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि पीली क्रांति जो होता है वो होता है तिलहन। ठीक है, तिलहन फसल से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति जो होता है ना वो कृषि से जुड़ा हुआ समग्र क्रांति है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजना से। सदाबहार क्रांति जो होता है वो कृषि उत्पादन को दोगुना बनाना है और टिकाऊ बनाना है। गुलाबी क्रांति जो होता है प्याज और झींगा से है। लाल क्रांति जो होता है मांस और टमाटर से है। ये सब जो है वो कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। अब दोस्तों अब हम लोग जो है वो अब हम लोग शुरू करते हैं कि मुख्य तथ्य और डाटा, जो इंपोर्टेंट फसल है उससे जुड़ा हुआ क्या क्या डाटा है, क्या क्या स्थान है और क्या क्या विशेषता है, तो उस फैक्ट को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि देश की सबसे बड़ी जो खाद्यान्न फसल है, मतलब देश की सबसे बड़ी खाने योग्य जो फसल है या फसल जो होती है वो होती है चावल। ठीक है, और देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी चावल होता है। ये दोनों जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट का दो मतलब है।
एक तो ये होता है कि सबसे ज्यादा उपजदा भी चावल है, और दूसरे का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा एरिया में भी चावल ही होता है, और दोनों में 2 नंबर पर गेहूं होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा चावल होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भी चावल होता है। चावल के बारे में कुछ विशेषता है दोस्तों, वो विशेषता यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि दोस्तों चावल की जो उत्पत्ति होती है ना, वो कहाँ से हुई थी, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से हुई है। जैसे आप लोग लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब का नाम सुने होंगे, ये सब दक्षिण एशियाई देश है। इसी से जो है वो चावल की उत्पत्ति माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि चावल उत्पादन में जो है वो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान जो है चीन के बाद भारत का है। फिर देखिए चावल की उत्पादकता में जो है वो प्रेजेंट जितना भी हम डाटा बता रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। इसलिए जो है इसमें टेंशन नहीं लेना है, 99.9% डाटा सही होना चाहिए। एक आध गलती हो जाए तो हम उसको देख लेंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो होता है उत्पादकता ऑस्ट्रेलिया का होता है। अब देखिए चावल के बारे में और भी विशेषता है कि जितना पॉइंट हम बता रहे हैं वो सारा का सारा पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न, इसलिए आप लोग को सब जानना जरूरी है। चावल को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय फसल। उष्णकटिबंधीय मतलब ये गर्म क्षेत्रों में ज्यादा होता है। इसकी जो आवश्यकता होती है वो 25 डिग्री से ज्यादा तापमान जो है वो होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होना चाहिए। क्योंकि चावल और गन्ना ये दोनों जो होता है ना वो एक प्रकार का जो जल गहन कृषि, ठीक है, जल गहन जो है वो फसल, चावल और गन्ना। अब चावल के उत्पादन का डाटा दोस्तों, तो चावल का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बंगाल में, दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन चावल का अगर एरिया वाइज मैं बात करता हूं कि चावल का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है चावल फसल का, तो उत्तर प्रदेश में है, 2 पर बंगाल है। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। उत्पादन अगर कोई पूछ दिया जाए, सीधे सीधे पूछ दिया जाए कि चावल में पहला कौन था देश, पहला अगर बोल दिया तो आप समझ जाइए कि उत्पादन पूछ रहा है तो बंगाल होगा, फिर दूसरा यूपी होगा। लेकिन क्षेत्रफल अगर पूछे तो यूपी या फिर बंगाल होगा। उसके बाद भारत में जो है वो कृष्णा और गोदावरी के जो बीच का जो डेल्टा है, जब हम नदी पढ़ा रहे थे उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में कोई जो है पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। जब ये पूर्वी घाट में मिलती है तो बहुत बड़े डेल्टा या बेसिन का निर्माण करती है। इसको केजी बेसिन बोला जाता है, के फॉर कृष्णा, जी फॉर गोदावरी। तो वहां पर चावल की अच्छी मात्रा में खेती होती है, तो उसे जो है ना भारत के चावल का कटोरा या दक्षिण भारत के चावल का कटोरा, दोनों जो है वो केजी बेसिन ही है, ठीक है। चाहे वो भारत के चावल का कटोरा हो, चाहे वो दक्षिण भारत के चावल का कटोरा, वो केजी बेसिन को बोला जाता है। चावल की दोस्तों उत्पादकता, उत्पादकता का क्या मतलब है, उत्पादकता जहां भी आए तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि 1 हेक्टेयर में कितना उपज हो रहा है। उत्पादकता का मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर उपज। उत्पादकता का क्या मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर जो होता है वो उपज। इसमें जो होता है ना, इसमें सबसे आगे जो होता है चावल में पंजाब है, ठीक है। और चावल की जो मुख्य दोस्तों किस्म है, वो किस्म का भी नाम पूछता है फसल में, तो जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, करुणा, हंसा, विजया, अन्नपूर्णा, पूसा, सुगंधा, ये सब जो है वो ये है चावल की इंपोर्टेंट किस्म है। चावल में 2 तरह का रोग दोस्तों होता है। एक को आप लोग इसका नाम जानते हो, एक का नाम है खैरा और एक का नाम है ब्लास्ट रोग। देखिए खैरा रोग के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि खैरा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, तो जस्ता या जिंक की कमी से जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चावल से संबंधित कुछ और फैक्ट है कि चावल का जो होता है राष्ट्रीय नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो होता है कटक में है, और कटक उड़ीसा में आप लोग जानते हैं। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, मतलब भारतीय चावल अनुसंधान, अगर नेशनल लगा हुआ है तो कटक में, लेकिन भारतीय लगा हुआ है तो हैदराबाद हो जाएगा। यही पॉइंट का जो है वो डिफरेंस एग्जाम में होता है। उसके बाद देखिए चावल में जो होता है 2 तरह का विधि बहुत फेमस है, एक है डापोंग विधि। तो डापोंग विधि दोस्तों जापान और फिलीपींस की विधि है, और एक है सीरी विधि। सीरी विधि का आप लोग नाम सुने होंगे। तो सीरी विधि में जो है वो हेनरी डी लाउलेनी जो है वो इसके जनक माने जाते हैं, और ये जो है मॉरिशस के रहने वाले हैं। हेनरी डी लाउलेनी जो है, जो सीरी विधि के जनक है दोस्तों, वो मॉरिशस के रहने वाले हैं। और चावल की खेती करने में जो होता है ना, जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। जैव उर्वरक कहने का मतलब प्राकृतिक खाद। तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीजीए लिख दिए हैं। इसको अगर हम डिटेल में लिखें तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ये चावल से जुड़ा हुआ फैक्ट है। आप लोग अगर इतना चावल के बारे में जान जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है वो लाभ होने वाला है
कि सबसे बड़ी फसल है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया इसका जनक है। चीन के बाद भारत का स्थान है उत्पादकता, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय फसल है। 25 डिग्री टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। उत्पादन बंगाल में ज्यादा है, क्षेत्रफल यूपी में ज्यादा है। चावल का कटोरा केजी बेसिन है। उसके बाद खैरा रोग, जिंक की कमी से होता है। ब्लास्ट रोग होता है। जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, करुणा, ये सब किस्म होता है। उसके बाद नेशनल अगर लगा हुआ है, नेशनल जो है चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक उड़ीसा में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है। डापोंग विधि जापान फिलीपींस में है, और श्री विधि जो होता है वो आपको हेनरी डी लाउलेनी जो है वो मॉरिशस के यही खोज किए थे, ठीक है। और जैव उर्वरक के रूप में जो है नील हरित शैवाल का इस्तेमाल चावल के उपजाने में किया जाता है। उसके बाद एक और चावल के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे जिसका नाम है बासमती चावल, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है बासमती चावल। तो बासमती चावल के बारे में जान जाइए कि बासमती चावल जो होता है दोस्तों, इसका 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होता है इसका बीज हम लोग जो है इसको रोपते हैं। इसकी रोपनी, चावल एक रोपण फसल, रोपण फसल का मतलब समझते हैं, एक जगह इसका बिचड़ा गिराते हैं, फिर जब ये छोटा छोटा बिचड़ा उग जाता है तो उसको उखाड़ के फिर दूसरा जगह खेत में हम लोग लगाते हैं। तो इस प्रकार का जो फसल होता है वो रोपण फसल कहलाता है, ठीक है। तो बासमती चावल में 15 से 20 किलोग्राम जो है बीज लगता है, और इसका हम लोग जो है बासमती चावल का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं तो निर्यात करते हैं। जैसे जो विदेशों में जो है हम लोग जो है इसको भेजते हैं, ठीक है, बेचते हैं, और इसको बेच के जो है वो विदेशी आय की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो है चावल का फैक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वो है गेहूं। देखिए गेहूं की जो फसल है विश्व में दूसरा स्थान है। इसमें भी आप लोग जो है वही डाटा, जैसे चावल का डाटा था वही है इसमें भी, कि पहले जो है दोस्तों वो चीन है, और फिर जो है दोस्तों वो भारत है। विश्व में जो है वो दूसरा स्थान है गेहूं के प्रोडक्शन में। इसमें टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री जरूरी है। जैसे चावल जो था वो उष्ण कटिबंध का फसल था, उसी तरह से गेहूं जो होता है दोस्तों वो उष्ण कटिबंध में नहीं होता है बल्कि शीतोष्ण कटिबंध में होता है। शीतोष्ण कहने का मतलब इसको न ज्यादा गर्मी चाहिए न शीतोष्ण, ठीक है, ज्यादा गर्मी इसको नहीं चाहिए बल्कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब थोड़ा कम तापमान चाहिए। तो इस कटिबंध का फसल होता है। इसमें वर्षा भी उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी चावल में हमेशा पानी चाहिए, ठीक है, जल गहन की फसल। लेकिन इसमें वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है, और खास करके 2 बार जो है गेहूं की फसल में वर्षा की जरूरत या पानी की जरूरत पड़ती है। एक समय जब यह क्रांतिक अवस्था में होती है, मतलब जब बीज अंकुरन करता है उस समय। दूसरा जो होता है वो पुष्प लगने के समय जो है, जब इसमें फूल लगता है, जब गेहूं का पौधा बड़ा बड़ा हो जाता है, इससे जब कली निकलता है फसल वाला जो है वो निकलता है, तो उस समय जो इसको पानी की जरूरत होती है। ये 2 बार इसको वर्षा की जरूरत होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होता है। और इसके उत्पादन में दोस्तों यूपी, एमपी और पंजाब, ठीक है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर पंजाब का है। और ये यही क्रम जो यूपी, एमपी और पंजाब जो है ना वो कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी है। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन या अनाज का उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश। दूसरा जो होता है मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, और वही जो है वो गेहूं में भी यही है। लेकिन चावल में दूसरा था, चावल में बंगाल था, 2 पर यूपी था। लेकिन कुल खाद्यान्न में हो चाहे गेहूं में हो, दोनों में पहला यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि चावल का उत्पादकता भी जो है वो कहाँ था, पंजाब में। और गेहूं की उत्पादकता में भी दोस्तों पंजाब आ गया। उत्पादकता का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर में जो कितना फसल उपजता है, कितना किलोग्राम, तो उसमें भी पंजाब आगे है। चावल में भी 1 पर उत्पादकता में था और गेहूं में भी है। उसके बाद गेहूं का जो है वो बौनापन जो है वो एक जीन के कारण होता है, उसका नाम है नौरिन 10। तो गेहूं के बौनापन का जीन को हम लोग बोलते हैं नौरिन 10। उसके बाद जो होता है जो असंचित क्षेत्र में जो गेहूं उपजाई जाती है, असंचित कहने का मतलब क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है ना वो कम पानी, उसको बोलते हैं मैक्रोनी गेहूं। मैक्रोनी गेहूं का किस्म जो होता है कम पानी में उपजता है, और गेहूं और राई को मिला करके जो है एक संकर या हाइब्रिड फसल बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिटिकेल। क्या बोलते हैं, ट्रिटिकेल। क्वेश्चन आएगा ट्रिटिकेल किसकी जो है किस्म है, तो गेहूं और राई की संकर किस्म है, मतलब मिला के बनाया गया। बिस्कुट बनाने में जो होता है दोस्तों, बिस्किट बनाने में जो होता है वो पूसा बेकर नामक गेहूं का जो है किस्म का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, पूसा बेकर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए गेहूं का जो प्रमुख जो किस्म होता है वो कौन कौन होता है, तो सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती, ये सब जो इंपोर्टेंट किस्म है वो गेहूं का है। और गेहूं में जो होता है कीट रोग, करनाल बंट रोग, या एक और कीट या रस्ट भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं रतुआ, रस्ट या रतुआ रोग भी जो होता है वो गेहूं में होता है। ठीक है, तो गेहूं से जुड़ा हुआ इतना डाटा आपको याद रखना है कि चावल हो चाहे गेहूं हो, दूसरा स्थान पे भारत है।
इसमें जो होता है यूपी और एमपी जो है टॉप पे, उत्पादकता में पंजाब है, बौनेपन का जीन नॉरिंगटन है, असंचित गेहूं जो होता है वो मैक्रोनी होता है, बिस्कुट बनाने में पूसा बेकर का इस्तेमाल होता है, और ये सब इंपोर्टेंट किस्म है। 2 बार सिंचाई की जरूरत होती है, एक जो होता है क्रांतिक अवस्था में, दूसरा पुष्प लगने पर होता है। और कीट करनाल मंड रस्ट रतुआ ये सब रोग गेहूं में लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो फसल होता है वो होता है ज्वार। ज्वार फसल के बारे में आप लोग इतना ध्यान रखें, ज्वार को बोला जाता है किंग ऑफ मिलेट्स, मतलब अनाज का जो होता है वो राजा फसल होता है ज्वार। ठीक है, किंग ऑफ जो होता है वो मिलेट्स जो होता है वो हम लोग किसको बोलते हैं, किंग ऑफ मिलेट्स जो होता है वो हम लोग बोलते हैं ज्वार को। किंग ऑफ मिलेट होता है, हम लोग ज्वार को बोलते हैं। उसके बाद देखिए ज्वार का जो शोध संस्थान है दोस्तों वो होता है हैदराबाद में। ज्वार का जो शोध संस्थान है वो कहां पर है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो होता है मृदा अपरदन किसी भी फसल से होता है, मतलब भूमि का कटाव जो होता है वो किस फसल से होता है, तो ज्वार से ही होता है। ज्वार को अंग्रेजी में सोरघम कहीं कहीं पर लिख देता है, सोरघम, तो कंफ्यूजन नहीं पालना है। उसके बाद इसके उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, और देश में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका नंबर 1 पे है। भारत का स्थान दोस्तों वो तीसरा स्थान है। भारत का स्थान क्या है, तो तीसरा स्थान है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो होता है उसके बाद देखिए, उसके बाद और भी फैक्ट है जिस पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे मक्का, तो मक्का को बोला था अनाजों की रानी। ये जो था वो था अनाजों का राजा। ज्वार को बोले अनाजों का राजा और मक्का को बोलते हैं अनाजों की रानी। मक्का एक C4 फसल होता है। देखिए फसल का जो होता है ना, 2 टाइप हम लोग जो है वो, एक होता है C4 और एक होता है C3। ठीक है, तो C3 में दोस्तों वो होता है गेहूं और चावल, गेहूं और चावल जो होता है वो C3 में आता है। और मक्का और गन्ना जो होता है वो आपको C4 में हम लोग रखते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग ऐसे ही ध्यान रखिए। मक्का की उत्पत्ति दोस्तों अमेरिका में माना जाता है, और मक्का के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत में कर्नाटक जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा में भारत नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा। और बाजरा में जो है वो राजस्थान जो है राज्यों में नंबर 1 पे है। तो ये डाटा आप लोग को ध्यान रखना है। अभी हम लोग जो है मोटे अनाज का बात कर रहे हैं, जिसमें ज्वार जो है किंग ऑफ मिलेट कहलाता है। ज्वार शोध संस्थान जो हैदराबाद में है, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होता है अमेरिका, और महाराष्ट्र टॉप पे है। बाजरा में जो भारत टॉप पे है, जबकि ज्वार में भारत 3 पे था, अमेरिका टॉप पे था। उसके बाद जो होता है बाजरा में जो होता है भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। मक्का अनाजों की रानी होती है, मक्का C4 फसल होती है। मक्का का उत्पादन अमेरिका में ज्यादा होता है और भारत में कर्नाटक में ज्यादा होता है। ठीक है, अमेरिका में उत्पादन भी ज्यादा होता है और उत्पत्ति भी जो होता है मक्का का वो अमेरिका में ही माना जाता है। उसके बाद जो है कुछ और पॉइंट है जिसको आप लोग देखिए, जैसे श्री अन्न का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। श्री अन्न क्या है, देखिए दोस्तों, मोटे अनाज को ही जो है ना, मोटे अनाज को ही जो है वो श्री अन्न का जो है नामाकरण कर दिया गया है। ठीक है, अभी आप लोग श्री अन्न चर्चा सुन रहे होंगे। तो श्री अन्न ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, कोंदो और भी बहुत सारा फसल है। जितना भी मोटा अनाज है ना, 8 प्रकार के टोटल जो होते हैं ना, 8 प्रकार के मोटा अनाजों को मिला करके, 8 प्रकार के मोटा अनाज को मिला करके बोला जाता है श्री अन्न। क्या बोला जाता है, श्री अन्न नाम दिया गया है। इसका उत्पादक जो होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, और पूरे क्षेत्रफल में भी जो है राजस्थान जो है वो आगे है। 2023 में को जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या मिलेट वर्ष जो है वो घोषित किया है। ये सारा क्वेश्चन करंट में भी आ सकता है। ठीक है, तो श्री अन्न आप लोग समझ गए कि राजस्थान यहाँ भी आगे है। उसके बाद 2023 में जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने जो है इसको घोषित किया है मोटा अनाज का वर्ष या मिलेट वर्ष। उसके बाद कपास के बारे में आप लोग जान जाइए कि कपास जो होता है मालवेसी कुल का पौधा होता है। ठीक है, कपास जो होता है वो सबसे प्राचीन जो है ना, भारत में सबसे पहले जो है ना वो कपास, भारत का सबसे पहला जो है वो कपास ही है, सबसे प्राचीन उद्योग, सबसे पुराना उद्योग। और कृषि के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, कृषि के बाद जो होता है वो आपको दूसरा बड़ा उद्योग है। बात समझ रहे हैं, मतलब रोजगार देने में हो, यह जो है वो कृषि के बाद दूसरा बड़ा जो है वो क्षेत्र है। लेकिन कृषि आधारित अगर हम उद्योग की बात करते हैं तो कपास भी चूंकि कृषि है, तो कृषि आधारित ये सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, कपास के बारे में बस इतना ध्यान रखिए, मालवेसी कुल का है, सबसे पुराना है। ठीक है, कृषि के बाद दूसरा बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो है कृषि उद्योग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए
जो इसका जो संकर किस्म है, मतलब हाइब्रिड जो किस्म है, वो पहली बार भारत में ही जो है ना वो बनाया गया था। और जैसे आप लोग सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे तो उसमें एक टर्म आता है सिंडन सभ्यता। तो सिंडन सभ्यता, सिंडन मीन्स कपास, तो कपास का खोज ही भारत में हुआ था, इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम सिंडन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए ये प्राचीन फसल है। कपास जो होता है वो दोस्तों काली मिट्टी में या फिर रेगूर मिट्टी में जो है ज्यादा उगता है। और आप लोग जानते हैं कि भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है, वहीं पर कपास ज्यादा होती है। भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन जो होता है वो आपको गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। और पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा जो कपास जो होता है वो आपको भारत में ही होता है। तो पहला सबसे ज्यादा जो कपास होता है वो भारत में होता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, फिर जो है महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद जो होता है, देखिए कपास के उपजाने के लिए जो होता है कुछ शर्त होता है। एक तो शर्त यह है कि 7 महीना तक जो है स्वच्छ धूप वाला मौसम चाहिए, एकदम फ्रेश धूप चाहिए इसको। और दूसरा जो होता है, इसमें जो वर्षा की मात्रा दोस्तों लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। उससे कम अगर वर्षा रहेगा तो फिर कपास का अच्छा फसल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वही पॉइंट है कि C4 चक्र का फसल जो होता है मक्का, गन्ना, ज्वार, और C3 जो होता है गेहूं और चावल होता है। ठीक है, वही पॉइंट जो है यहाँ पर, जो पॉइंट हम थोड़ा देर पहले बताए थे वही यहाँ पर लिखा हुआ। तो अब जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है गन्ना के बारे में। देखिए गन्ना को बोलते हैं, गन्ना जो होता है वो ग्रेमनी कुल का फसल होता है। किस कुल का होता है? ग्रेमनी कुल का होता है। ग्रेमनी कुल में जो होता है ना, अधिकांश अनाज जो आते हैं, अनाज जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, ये सब ग्रेमनी कुल में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो गन्ना जो होता है वो सबसे ज्यादा सिंचित फसल क्षेत्र होता है। मतलब पानी की जो जरूरत होती है उस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जो होता है वो आपको गन्ना में ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मतलब सिंचित फसल है यह एक प्रकार का। और एक और सिंचित फसल था चावल। ठीक है, तो दोनों जो होता है जल गहन फसल है। उसके बाद गन्ना उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पे है, फिर जो है भारत है। और जैसे गन्ना का उत्पादन होता है उसी तरह से चीनी का उत्पादन होता है। ठीक है, चीनी उत्पादन भी उसी तरह से होता है क्योंकि गन्ना से ही चीनी निकलता है। भारत में जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा एरिया पर जो गन्ना की खेती होती है वो किस राज्य में होती है? तो यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में जो होता है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो है वो गन्ना की खेती होती है, लेकिन उत्पादन में उत्तर प्रदेश नहीं है आगे, उत्पादन में महाराष्ट्र आगे। यही कंफ्यूजन है। और क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा किस राज्य में जो होता है वो गन्ना की खेती होती है? खेती होती है महाराष्ट्र में। ठीक है, खेती जो होती है दोस्तों वो होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्पादन जो होता है ना वो महाराष्ट्र में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कृषि भूमि कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र, लेकिन उत्पादन हो चाहे चीनी मिल हो वो महाराष्ट्र में ज्यादा है, यूपी 2 पर। कृषि आधारित जो है सबसे बड़ा उद्योग जो होता है, सबसे पहला अभी हम सूती वस्त्र बताए थे, उसके बाद चीनी जो उद्योग है वो कृषि आधारित जो है दूसरा बड़ा उद्योग है। सबसे बड़ा कपास या कपड़ा उद्योग है, फिर जो है चीनी उद्योग। भारत के शक्कर का प्याला जो होता है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, और विश्व के शक्कर का प्याला जो होता है वो क्यूबा एक देश है उसको बोला जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग को नोट करते रहना है। अब देखिए तिलहन फसल, तो तिलहन के उत्पादन में इतना ध्यान रखिएगा कि राजस्थान जो है वो आगे होता है। तिलहन मतलब तेलीय फसल, जैसे कि सरसों होता है। ठीक है, सरसों होता है तो जैसे सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं जिससे तेल बनता है। ठीक है, तो तिलहन में राजस्थान जो होता है वो अभी आगे चल रहा है। आगे दोस्तों मूंगफली की अगर हम बात करते हैं तो मूंगफली से भी तेल निकलता है। तो मूंगफली को हम लोग, मूंगफली का इंपोर्टेंट जो पॉइंट है ये प्रोटीन पाया जाता है मूंगफली में। मूंगफली को बोला जाता है गरीबों का काजू। मूंगफली को जो है वो पेगिंग प्रक्रिया के द्वारा जो है वो आपको प्यूरिफाइड किया जाता है। और टिक्का रोग जो होता है ना वो मूंगफली में संबंधित होता है। और मूंगफली में जो होता है गुजरात जो होता है वो आगे होता है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह प्रोटीन का स्रोत होता है। देखिए प्रोटीन का जो सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों स्रोत होता है ना वो दाल होता है, उसके बाद सोयाबीन होता है, उसके बाद मूंगफली होता है। तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान में रखना है, ये सब फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद गरीबों का काजू हम लोग मूंगफली को बोलते हैं। पैगिंग प्रक्रिया, टिक्का रोग, और गुजरात जो है मूंगफली की प्रोडक्शन में आगे है। उसके बाद दोस्तों सोयाबीन के बारे में आप लोग जान जाइए कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा जो खेती होता है ना कहाँ पे होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होता है वो कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल दोस्तों वो मध्य प्रदेश में। लेकिन पहले जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता था, लेकिन अभी 1-2 साल से जो है वो मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र पीछे छोड़ दिया है। और अब जो है दोस्तों वो सोयाबीन में महाराष्ट्र जो है वो आगे आ गया। बहुत लोग जो है इसमें भी कंफ्यूज होंगे।
अभी तक सब लोग जो है वो पुराना डाटा याद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है अपडेट करिए अपने आप को। तो महाराष्ट्र जो है अभी नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश जो है नंबर 2 पे उत्पादन में चला गया, लेकिन क्षेत्रफल में अभी भी जो है वो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। सरसों में राजस्थान है, तिलहन में भी राजस्थान है, बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं दलहन की। देखिए दलहन का मतलब दाल वाली फसल हो गई। तो दलहन जो होता है ना भारत में खूब खपत होता है, इसलिए भारत को जो है ना दलहन उपजाने के बावजूद भी भारत को मंगाना पड़ता है, मतलब आयात करना पड़ता है। ठीक है, देखिए दलहन का जो फसल होता है दोस्तों, इसमें उर्वरक एनपीके एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन हो जाता है। जो उर्वरक जो सबसे मेन होता है ना किसी भी फसल में, वो एनपीके ही होता है। पी से क्या होता है, पी से होता है फास्फोरस हो जाता है, फास्फोरस। और के से क्या होता है, तो के से होता है पोटेशियम। तो ये 3 जो होता है वो इंपोर्टेंट उर्वरक होता है। तो इसमें अनुपात जो होता है दलहनी पौधे में वो होता है 0:1:1 या 1:2:2 या 1:2:3। ये आपको एनपीके का अनुपात होता है। भारत को दलहन का आयात करना पड़ता है। और भारत में जो होता है दोस्तों, वो भारत में जो होता है ना सबसे ज्यादा उपभोक्ता और उत्पादन दोनों में जो है भारत टॉप पे है। ये बात ध्यान रखिएगा, भारत जो होता है वो दलहनी फसल के उपभोक्ता और उत्पादन दोनों में जो होता है वो टॉप पे होता है। ठीक है, मतलब उत्पादन भी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां करता है, तो भारत में ही होता है। 1 मिनट। और उपभोग भी जो होता है ना दोस्तों, उपभोग करने का मतलब जो आदमी यूज जो करता है वो भी आपको भारत में ही करते हैं। उसके बाद जो होता है भारत में जो है वो आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो होता है वो उत्पादन होता है। उसके बाद दलहनी पौधे की एक खासियत है कि दलहनी पौधे की जड़ में जो होता है ना एक जो है जीवाणु पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन है, उसका एक चक्र बना हुआ है। ठीक है, ताकि क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो इसके जड़ में जो होता है इसके कारण कोबाल्ट, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु ये सब जो है पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, N2 का स्थिरीकरण करता है दलहनी पौधे की जड़। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है ना, तो आपको साल में कम से कम एक बार दलहनी फसल जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि नाइट्रोजन के चक्र को मेंटेन रखता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग रेशम की बात करते हैं। तो रेशम के बारे में आप लोग सिंपल सा समझ लीजिए कि रेशम जो होता है वो भारत में 4 प्रकार का रेशम होता है। भारत में जो होता है वो 4 प्रकार का रेशम होता है, और पूरे विश्व में मैक्सिमम जो होता है यही 4 प्रकार का रेशम होता है। रेशम उत्पादन अगर ओवरऑल पूछा जाता है दोस्तों, तो वो कर्नाटक टॉप पे है। रेशम के उत्पादन में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है वो आगे है, तो कर्नाटक जो होता है आगे होता है। रेशम के 4 प्रकार जो होता है, एक को हम बोलते हैं सहतूती रेशम, सहतूत या मलबरी रेशम। ठीक है, सहतूत या मलबरी रेशम। इसमें दोस्तों इसमें कर्नाटक ही आगे है। और भारत में सबसे ज्यादा जो होता है ना वो यही इसी प्रकार का रेशम होता है, मलबरी। इसमें कर्नाटक आगे है। और ये ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा भारत में किस प्रकार का रेशम होता है, वो सहतूत रेशम होता है या मलबरी रेशम होता है। दूसरा होता है टसर रेशम। टसर रेशम में दोस्तों झारखंड आगे है, झारखंड जो है वो आगे है। उसके बाद अगर अब पूछा जाता है 2 और होता है, एक होता है मूंगा और एक होता है ईरी, मूंगा और ईरी। और इस दोनों में दोस्तों वो असम जो है वो आगे है। तो रेशम के बारे में आप लोग समझ लिए। ठीक है, रेशम में जो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है कर्नाटक में होता है, सहतूत और मलबरी किस्म का कर्नाटक में ज्यादा होता है और भारत में भी ज्यादा होता है। उसके बाद टसर रेशम झारखंड में होता है, मूंगा और ईडी रेशम जो होता है वो असम में ज्यादा होता है। यही 4 प्रकार का जो है वो किस्म जो है उपजाया जाता है। उसके बाद देखिए बागवानी फसल के बारे में बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई है दोस्तों 1984 में। और बागवानी फसल में जैसे कॉफी, कहवा, चाय ये सब आता है। तो इसमें जो होता है बागवानी फसल में कॉफी में कर्नाटक आगे है। और यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि कहवा में भी जो है वो कर्नाटक आगे है। कॉफी और कहवा जब भी आए तो कर्नाटक में जो होता है चिकमंगलुरु, आप लोग नाम सुने होंगे, वहां पर जो है कॉफी का जो है शोध संस्थान भी है। ठीक है, तो कर्नाटक में जो है बाबा बुदन की पहाड़ी है, उसी के घाटी में और साथ ही साथ चिकमंगलुरु के क्षेत्र में जो होता है कॉफी और कहवा की खेती होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चाय का खेती में जो होता है, चाय जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। ठीक है, चाय के उत्पादन में।
लेकिन चाय के जो होता है वो उत्पादन में अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो असम पहले स्थान पर, फिर बंगाल, फिर तमिलनाडु। इसको हम शॉर्टकट में ABT इस नाम से याद किए हुए हैं, असम, बंगाल, तमिलनाडु। ठीक है, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में अभी हम तुरंत बता दिए कि चीन आ गया, फिर जो भारत होता है। लेकिन यहाँ पर जो है निर्माता नहीं होगा बल्कि निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है बेचना। तो बेचेगा वही ना जिसको अपना उपभोग से बच जाए। तो इस बेचने में जो होता है दोस्तों वो केन्या और चीन जो है, केन्या के बाद जो है चीन, फिर श्रीलंका, इस तरह से है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जो है चाय का उपभोग और जो उत्पादन दोनों कौन करता है, तो चीन करता है। फिर दूसरे स्थान पर भारत है। उसके बाद निर्यात जो होता है वो केन्या करता है। भारत में असम जो है नंबर 1 पे है। ठीक है, उसके बाद अगला फसल है दोस्तों वो है रबर। तो रबर में सिंपल सा है, रबर में केरल जो है आगे है, और रबर जो होता है वो थाईलैंड में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। बस दोनों पॉइंट याद रखिए, कहां कहां। तो रबर जो है केरल में, और विश्व में जो होता है वो थाईलैंड में जो होता है आगे होता है। भारत का जो है 5वां पोजीशन। उसके बाद दोस्तों वो है उर्वरक का भी डाटा है, मतलब कौन सा राज्य उर्वरक का कैसे कैसे इस्तेमाल करता है। देखिए NPK का जो उर्वरक होता है ना, जो अभी हम बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र है। तो सबसे ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कौन करता है? यूपी करता है, फिर महाराष्ट्र करता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर जो उर्वरक होता है, मतलब 1 हेक्टेयर में जो उर्वरक होता है उसके इस्तेमाल में जो होता है वो तेलंगाना आगे है, और फिर दूसरे स्थान पर पंजाब है। ठीक है, ये बात दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल पूछेगा तो यूपी, महाराष्ट्र, और प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो तेलंगाना, पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा उर्वरक कौन सा है जिसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो यूरिया का होता है। और भारत जो होता है ना वो आयात किसका करता है? तो पोटास का जो होता है वो ज्यादा भारत आयात करता है। पोटास में जो है वो भारत जो है आयात पर निर्भर है। तो ये उर्वरक का जो है आपके पास डाटा है। उसके बाद देखिए जो तंबाकू का उत्पादन है दोस्तों, तंबाकू उत्पादन में जो है विश्व में जो है वही पोजीशन है, चीन के बाद भारत है। और भारत में दोस्तों गुजरात नंबर 1 पे है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि गुजरात किन किन चीजों में नंबर 1 पे है। एक तो हो गया तंबाकू, एक हो गया दोस्तों कपास, और एक और कोई फसल था जो कि एक और कोई फसल है जिसमें जो है गुजरात नंबर 1 पे है। 1 मिनट, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, और ठीक है याद आएगा तो हम यहां लिख देंगे। अब देखिए भारत में जो होता है वो नारियल की अगर हम बात करते हैं तो नारियल में दोस्तों केरल नंबर 1 पे है, और इंडोनेशिया यहाँ पर नंबर 1। अभी हम लोग रबर का बात किए थे, तो रबर अगर केरल की बात करते हैं तो केरल जो होता है दोस्तों, केरल जो होता है रबर और नारियल दोनों में जो होता है नंबर 1 पे होता है। केरल जो होता है, केरल वो आपको रबर और नारियल दोनों में नंबर 1 पे है। बस रबर में वहां पर कौन सा देश आ गया था? रबर में वहां पर आ गया था थाईलैंड, और नारियल में दोस्तों आ गया इंडोनेशिया। ठीक है, नारियल में यहाँ पे आ गया इंडोनेशिया, और रबर में वहां पर आ गया था थाईलैंड। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो मसाला जो होता है और काली मिर्च, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे होता है, और मसालों का बगान हम लोग केरल को बोलते हैं। उसके बाद लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु आ गया, सुपारी में कर्नाटक आगे है, प्याज और काजू में जो होता है दोस्तों वो महाराष्ट्र आगे है। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में क्या क्या आगे हो गया? तो कर्नाटक में जो होता है दोस्तों एक तो सुपारी अभी आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद कॉफी आप लोग देख रहे हैं, और दूध। उसके बाद जो होता है वो आपको कहवा, इसके उत्पादन में जो होता है वो आपको कर्नाटक जो है वो आगे है। ठीक है, अब देखिए अब आगे जो होता है वो पशुपालन का भी डाटा है। कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मत्स्य पालन में दोस्तों, मत्स्य पालन में जो होता है वो टॉप जो स्टेट होता है आंध्र प्रदेश, बंगाल, ये दोनों टॉप है। मतलब सबसे ज्यादा जो मछली होती है वो आंध्रा में होती है, फिर बंगाल में होती है। ये बात डाटा है ओवरऑल। ताजा मछली में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, समुद्री मछली में गुजरात नंबर 1 पे है, और विश्व में दोस्तों वो चीन के बाद जो है भारत का स्थान है। भारत तीसरे स्थान पर था, लेकिन हाल फिलहाल के डाटा आया है कि भारत जो है वो अब दूसरे स्थान पर आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताजा मछली में आंध्र प्रदेश, समुद्री मछली में गुजरात, ओवरऑल आंध्रा, बंगाल, और विश्व में जो है वो चीन के बाद भारत है। दुग्ध उत्पादन जो होता है, देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत और उत्तर प्रदेश, इस दोनों का नाम आपको याद रखना है। दूध होता है सबसे ज्यादा विश्व में भारत में होता है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो होता है। दूध के जो क्रांति आया था उसको बोलते हैं श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन के लिए जो क्रांति आया था।
इसके जनक बोले जाते हैं बर्गिच कुरियन को बोला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो पशुधन गणना हुआ है 2019 में। इसके बारे में कुछ फैक्ट है जिसको आप लोग जो है वो ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है देखिए। इसके बारे में जो फैक्ट है कि प्रत्येक 5 साल पर पशुधन गणना होती है, ठीक है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान जो होता है उसकी स्थापना 1965 में हुआ है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी निगम जो होता है वो आनंद है। आनंद कहां पर है दोस्तों? तो गुजरात में एक जगह है आनंद, ठीक है। और पशुधन के मामले में जो है वो उत्तर प्रदेश टॉप पे है, मतलब ओवरऑल पशुधन सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश में है। जबकि मवेशी के मामले में बंगाल टॉप पे है, ठीक है। भैंस जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। उसके बाद भेड़ जो होता है वो तेलंगाना में ज्यादा है। ऊंट और बकरी दोनों में राजस्थान जो है टॉप पे है। राजस्थान का जो गाय होता है उसका नाम है थारपाकर, कांकरेज और साहिवाल। साहिवाल जो होता है ना वो दोस्तों अधिक दूध देने वाली नस्ल, अधिक दूध जो देती है वो साहिवाल की नस्ल देती है। और मुख्य रूप से साहिवाल का जो क्षेत्र है दोस्तों वो सिंधी नस्ल की है गाय, मतलब सिंध क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। और सबसे ज्यादा पशु घनत्व बिहार का होता है। ये लेटेस्ट डाटा है जिसको आप लोग को पता होना चाहिए कि डेयरी निगम सानंद गुजरात में है, मवेशी जो है बंगाल में ज्यादा है, लेकिन पशुधन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद भेड़ तेलंगाना में ज्यादा है। भैंस जो है उत्तर प्रदेश में भैंस। और देखिए पशुधन का क्या मतलब है? पशुधन मीन्स ओवरऑल टोटल जो पशु वगैरह है उसमें यूपी ज्यादा है, भैंस में ज्यादा है। लेकिन मवेशी में गाय और बैल की जो किस्म होती है वो शामिल होती है, तो मवेशी में बंगाल ज्यादा है। भेड़ में तेलंगाना है। ऊंट के लिए जानते हैं राजस्थान का जहाज ऊंट को बोलते हैं, ठीक है। और बकरी भी राजस्थान में होती है। राजस्थान में जो होता है वो थारपाकर, कांकरेज, साहिवाल ये किस्म की गाय पाई जाती है। सर्वाधिक जो होता है पशुओं का जो घनत्व जो होता है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो बिहार में जो है वो सबसे ज्यादा पशु का घनत्व होता है। उसके बाद जो है कुछ शोध संस्थान है जिसके बारे में आप लोग को जो है वो जानना जरूरी है। शोध संस्थान देख लीजिए कि दलहन और गन्ना का जो शोध संस्थान, सॉरी दलहन और चीनी, इसका जो शोध संस्थान है वो कानपुर में। ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो चीनी ये वर्ड याद रखिएगा, चीनी और दलहन दोनों का कानपुर में। लेकिन अगर गन्ना आ जाए तो गन्ना का दोस्तों कहाँ है? तो लखनऊ में। गन्ना का कहाँ है? तो लखनऊ में। चीनी का है, चीनी और दलहन का कानपुर में, लेकिन गन्ना का लखनऊ में, इसलिए हम बगल में लिख दिए। कीट प्रबंधन जो होता है नई दिल्ली में होता है। चावल अनुसंधान संस्थान जो होता है भारत वाला बता दिए कटक में है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो होता है दोस्तों मनीला में है। उसके बाद जो होता है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए जो है वो अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। हैदराबाद में दोस्तों एक और चीज होता है, ठीक है। हैदराबाद में तिलहन का भी अनुसंधान संस्थान, तिलहन वाला भी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में ही। उसके बाद जो होता है सूखे क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान अलेप्पो में होता है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1988 को हुआ था। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। 12 जुलाई 1988 को हुआ था। और ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। शिवरामन समिति। नाबार्ड जो होता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है जो कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। ये नाबार्ड जो होता है वो मुंबई में इसका मुख्यालय 1988 में इसकी स्थापना होती है शिवरामन समिति की सिफारिश पर। उसके बाद जैसे अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र जो होता है वो मैक्सिको में अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र है। और इसी केंद्र से याद होगा भारत में जब हरित क्रांति आई थी तो इसी केंद्र से जो है उन्नत किस्म की जो गेहूं की जो बीजें हैं वो लाई गई थी भारत में, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद बहुत सारा कृषि संगठन है जिसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉफी बोर्ड जो होता है वो बेंगलुरु में होता है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। रबर का उत्पादन में सबसे ज्यादा जो होता है वो आपको केरल ही आगे है। कॉफी बोर्ड में भी, कॉफी के उत्पादन में भी कर्नाटक आगे है। उसके बाद चाय बोर्ड में कोलकाता में होता है। तंबाकू बोर्ड जो होता है गंटूर में होता है। और तंबाकू जो होता है दोस्तों, तंबाकू जो होता है वो आपको, तंबाकू का जो शोध केंद्र है दोस्तों, तंबाकू का शोध केंद्र कहाँ है? तो राजमुंद्री में है, ठीक है। राजमुंद्री में है। मसाला बोर्ड जो है कोच्चि में है। और इसी मसालों का जो बागान जो होता है वो केरल को बोला जाता है। कोच्चि केरल में है, इसलिए मसाला बोर्ड का मुख्यालय है वहां पर, जहां पर जो है मसालों की विभिन्न किस्म जो है वो उपजाई जाती है मालाबार तट पर। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड भी दिल्ली में है।
अंगूर प्रसंस्करण जो होता है वो पुणे में है। अंगूर का जो प्रसंस्करण बोर्ड जो है वो पुणे में है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत में झूम कृषि, झूम कृषि का मतलब होता है कि जो पहाड़ी ढलानों पर जो खेती की जाती है, ठीक है, वो होता है झूम कृषि। जो कुछ ही महीनों में स्पेशल फसल उपजाई जाती है वहां पर, जैसे जो उत्तर पूर्वी राज्य है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जो झूम कृषि होता है, खास करके जो असम में जो होता है ना वो झूम कृषि कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होता है। इसका नाम है यहाँ पर लिखा हुआ कि उड़ीसा में पोंडू, पांडबानी, केमान, बरिंगा, ये सब नाम है। पश्चिमी घाट में कुमारी बोला जाता है झूम कृषि को। केरल में जो होता है पोनम बोला जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर, दहिया, पोंडा ये सब बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बलड़ा बोला जाता है। मणिपुर में दोस्तों पामलू बोला जाता है। बिहार में जो होता है वो स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। हिमालय क्षेत्र में दोस्तों खील बोला जाता है। झारखंड में जो होता है ना वो कुरल, पुरावा बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ में दीपा बोला जाता है। और अंडमान निकोबार में भी दीपा बोला जाता है। तो अधिकांश जो फैक्ट है दोस्तों इसमें, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई जो है वो कोई शॉर्टकट जो है वो ट्रिक नहीं है। अभी जो मैंने फैक्ट पढ़ा दोस्तों, उसमें अधिकांश फैक्ट जो है लेटेस्ट डाटा और ये सब चीज आपको एक तरह से माइंड में बैठा के याद ही करना पड़ेगा। आप लोग अगर बार बार इसको पढ़ते हैं, नोट बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, खुद से बोलते हैं, तो ये एक समय आएगा जो याद आपको हो जाएगा। इसलिए जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग जो है वो हम लोग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है इस पे वो स्टार्ट करते हैं कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसल को उगाने को डैश कहते हैं। मतलब एक प्रकार से क्रम से हम लोग उपजाते हैं, ठीक है। क्रमवार जो है अगर हम लोग किसी फसल को उपजाते हैं तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फसल चक्र। फसल चक्र, जैसे मान लीजिए कि पहले जो है वो रबी का फसल होगा, फिर जो है कोई जायद फसल होगा, फिर आपको जो है खरीफ का फसल होगा। ये क्रम होता है, इसको हम फसल चक्र बोलते हैं। अंतर फसल मतलब एक साथ दो या दो से अधिक फसल होगा ना, मिश्रित मतलब पशुपालन के साथ होगा ना, ये सभी हम एकल फसल मतलब एक साथ एक ही खेती करना, वो होता है एकल फसल। गंगा के निचले मैदानों में किस प्रकार का जो है वो फसल होता है? देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी के निचले क्षेत्रों में जो होता है ना वो पानी ज्यादा रहता है। मतलब एक तरह से जो ग्रीष्म ऋतु है या फिर जो हमारी जो मार्च अप्रैल से लेकर के और अगस्त सितंबर तक जो है पानी का क्षेत्र जमाव हो जाता है, तो वहां पर जो होता है वो जूट का खेती ज्यादा होता है। जूट की खेती, जूट को दोस्तों बोला जाता है वो स्वर्ण रेशा। स्वर्ण रेशा यानी स्वर्ण रेशा का मतलब होता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है, ठीक है। और जूट के उत्पादन में दोस्तों भारत जो है वो नंबर 1 पे है। भारत के बाद दोस्तों वो बांग्लादेश है। और भारत में जो होता है वेस्ट बंगाल आगे है और दूसरा नंबर पे दोस्तों जो है वो बिहार है, ठीक है। तो इस बात का आपको ये जो है जूट के फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जूट जो होता है वो जूट पटसन जो होता है ना, वो जहां पर पानी ज्यादा रहता है वहीं पर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जूट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र के उत्पादन से कटाई के क्रम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अब देखिए ये बिहार एसआई में इसी बार मेंस में ये क्वेश्चन आया। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं वो आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, खेत का जुताई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, ये गलत हो गया ऑप्शन, सिंचाई वाला नहीं है। फिर बुआई, बिल्कुल सही है। बुआई के बाद जो होता है जैसे फसल बोए, निराई, निराई का मतलब हो गया क्या कि उसमें जो है वो जंगल को साफ करना खुरपी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। तो निराई तुरंत हम लोग नहीं करते, पहले फसल जब बुआई हुआ तो सिंचाई का जरूरत होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर सिंचाई वाला 2 ऑप्शन है तो ठीक चल रहा है। उसके बाद जो है निराई और कटाई, तो पहले कटाई होगा तो पहले कटाई नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है। इसमें कोई जो है ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं भी रहता फिर भी ये बन जाता, क्योंकि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये इंटर लेवल मतलब ग्रेजुएट लेवल जो हुआ था हम लोगों का, उसका पीटी एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो कपास जो भारत में छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही बात है। ये बात हम बताना उस समय भूल गए थे कि लंबे रेशे वाली जो कपास होती है उसका उत्पादन अमेरिका में होता है। भारत में छोटे रेशे वाली जो होती है कपास होती है, ठीक है। लंबे रेशे वाली जो होती है, रेशे वाली जो होती है वो होती है यूएसए में, जिसको हम लिंट कपास बोलते हैं, यूएसए में होता है। भारत में गुजरात बिल्कुल सही है, गुजरात जो है नंबर 1 पे, फिर महाराष्ट्र है कपास में,
और गुजरात के बारे में जो होता है वो आपको बताए हैं कि कपास और तंबाकू उत्पादन में जो होता है वो नंबर 1 पे। और एक और स्टेट, हाँ नाम याद आ गया, मूंगफली, ठीक है, उस समय हम भूल गए थे। गुजरात जो होता है वो कपास, उसके बाद मूंगफली, ठीक है, कपास हो गया, मूंगफली हो गया और तंबाकू हो गया। इस 3 चीजों के उत्पादन में जो है अग्रणी है। उस समय हम मूंगफली का नाम हम भूल गए थे। उसको देखिए, कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। फिर अगला पॉइंट, इसकी पैदावार उपोष्ण, ये सही है, उपोष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी जहां पर रहती है। जैसे मैंने बताया था कि आपको कि 7 माह की जो होती है स्वच्छ धूप चाहिए, मतलब इसको कहीं ना कहीं गर्मी चाहिए। और वर्षा जो है आप लोगों को हम बताए थे कि वर्षा जो होता है दोस्तों, वो यहाँ पर जो होता है 7 माह की स्वच्छ धूप, 7 माह की जो होती है स्वच्छ धूप चाहिए, ठीक है। और इसको हम फिर से येलो से लिख देते हैं। गुजरात जो होता है वो कपास, मूंगफली, कपास में, उसके बाद जो होता है मूंगफली में, और तंबाकू में जो होता है वो नंबर 1 जो है फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए, तो कपास की खेती के लिए वर्षा जो होता है, जब हम बताए थे उस समय हम बताए थे कि शायद 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा जरूरी है। 50 सेंटीमीटर में अच्छी फसल नहीं होगी, इसलिए आपका आंसर जो है सी है। और बहुत ही माइन्यूटली जो है इसको पढ़ना है, जो चीज हम बता चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है सीजीएल फर्स्ट में। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 तरह का डाटा है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको सब पता रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। तो ये सीजीएल जो है वो 3rd का ही क्वेश्चन है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसी का ये एक बहुत ही अच्छा कृषि का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। अब देखिए, कहवा के उत्पादन में तो ये तो बता दिए, कहवा का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो कर्नाटक में ज्यादा होता है। कहवा की बहुत सारे किस्म होता है, और भारत में जो होता है वो आपको अरेबिका किस्म जो होता है वो उसका उत्पादन ज्यादा होता है। लिबेरिका लाइबेरिया में होता है, ब्राजीलिया रोबोस्टा जो होता है वो और अदर देशों में होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अरेबिका अगर नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरब सागर भारत में, तो उसी के नाम पे अरेबिका है। ये एक बस हमने बनाया है ट्रिक इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो अरेबिका ज्यादा होता है, कर्नाटक में जो कहवा और कॉफी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ये भी सीजीएल फर्स्ट का क्वेश्चन। अब देखिए, अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय दोस्तों यूपी जो है वो पहले स्थान पर था, प्रथम हेक्टेयर मतलब उत्पादकता में। लेकिन अभी जो है दोस्तों वर्तमान में जो है वो तमिलनाडु, वर्तमान में क्या है तो वो तमिलनाडु जो है वो होगा। वर्तमान परिदृश्य में जो होता है वो गन्ना का जो होता है वो यूपी में जो होता है वो क्षेत्रफल में ज्यादा है। यूपी क्या है, क्षेत्रफल में ज्यादा है, और ये क्या है, उत्पादन में ज्यादा है। और क्वेश्चन पूछा है प्रति हेक्टेयर, मतलब उत्पादकता जो होता है वो आपको सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्पादकता तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में उत्पादन ज्यादा है तो चीनी मिल भी ज्यादा है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो चीनी मिल दे के क्वेश्चन पूछ देता है, तो महाराष्ट्र में जो उत्पादन के साथ साथ जो होता है वो दोस्तों वो चीनी मिल भी सर्वाधिक है, चीनी मिल भी सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि जल भराव आवश्यकता किस फसल में होती है। जल भराव मतलब जल हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। तो एक तो आपको चावल में होता है, हमेशा एकदम जल प्रधान फसल होता है, और गन्ना में भी जो होता है ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। दोनों में सबसे ज्यादा जो होता है वो जल खपत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है, बीएसएससी में 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। हरित क्रांति के जनक भारत में जो था एमएस स्वामीनाथन है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। विलियम गॉड का नाम आता है दोस्तों, विलियम गॉड जो होता है वो शब्द, हरित क्रांति जो शब्द है वो देने वाले विलियम गॉड है, ठीक है। अब देखिए, फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, तो शीत ऋतु में कौन सा फसल होता है, रबी फसल उगाते हैं। शीत ऋतु मतलब अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं, जिसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, राई, अलसी ये सब का फसल आता है, ठीक है। ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि खरीफ की कौन सी फसलें पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। तो चारा के रूप में ज्वार बाजरा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आलू, गन्ना और गेहूं का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन देख के भी आप लोग काट सकते हैं। झारखंड में झूम कृषि का क्या नाम है। देखिए पामलू कहां पर है, तो मणिपुर में है।
पामलू मणिपुर में है। दीपा जो होता है वो हमने अभी बताया था कि छत्तीसगढ़ में भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं। तो करूबा होता है दोस्तों झारखंड में, और झारखंड का एक क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो करूबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो लिस्ट याद रखिए, गेहूं है, सरसों है, चना है, ज्वार नहीं है, तो ज्वार इसका आंसर हो जाएगा। ज्वार क्या है, तो ज्वार बाजरा जो होता है वो जो है एक खरीफ फसल होता है, वो क्या है, एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है कि अमन जो होता है ना दोस्तों, अमन जो होता है वो धान का किस्म है, आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि गेहूं का किस्म कौन कौन सा है, चावल का किस्म कौन कौन सा है। तो कुछ कुछ फसल है जिसका किस्म आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध बामन और उच्च उत्पादन वाली फसल है? अब देखिए, गेहूं का पूछ रहा है तो गेहूं का किस्म अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें से एक ही किस्म है जो गेहूं का, जया और चंपा जो होता है दोनों जो होता है वो धान की किस्म है, और लेखा जो होता है दोस्तों वो तरबूज की किस्म है, ठीक है। विद्या जो होता है वो गेहूं की किस्म है। तो इसी तरह का ऑप्शन रहेगा, तो ये आपका ए सही है। बिहार एसआई प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अब मिलाना है। दीपा छत्तीसगढ़ में सही है, पामलू मणिपुर में सही है, झूम असम में सही है, बेम्बर बिहार में गलत है। बिहार में आप लोग बेम्बर का नाम नहीं सुने होंगे। बिहार में जो होता है बहुत, मतलब ये खेती होती ही नहीं है, जो झूम टाइप का कृषि, और होती भी है थोड़ा बहुत तो उसको बोला जाता है स्थानांतरी कृषि, स्थानांतरी कृषि बोला जाता है, ठीक है, कोई स्पेशल नाम नहीं है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा का मतलब समझते हैं, गोल्डन फाइबर। थोड़ा देर पहले हम इस टर्म का यूज किए थे, आप लोग जिस समय इसी क्वेश्चन बताने के क्रम में, गोल्डन फाइबर किसको बोलते थे? जूट को बोलते हैं। तो जूट इसका सही आंसर हो जाएगा, गोल्डन फाइबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? सीधे सीधे पूछ रहा है। तो स्वर्ण क्रांति दोस्तों बागवानी उत्पादन यानी हॉर्टिकल्चर से होता है। अभी स्वर्ण रेशा क्रांति अगर पूछेगा तो जूट से होता है, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट, और ये सोना और तांबा तो फंसाने के लिए दिया है, तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो था स्वर्ण रेशा क्रांति, ठीक है, रेशा इसमें लगा हुआ है, रेशा इसमें लगा हुआ, और सीधे पूछा है स्वर्ण क्रांति, तो सीधे वाला का हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी हो जाएगा। इंटर लेवल में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा जहां केसर का उत्पादन होता है? केसर में जब ही आया तो कश्मीर लगा ली, क से केसर और क से कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो केसर जो होता है वो किस प्रकार की मिट्टी में होता है दोस्तों? तो जिस समय मिट्टी बताए तो उसमें बताए थे करेवा मिट्टी में होता है, और करेवा मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो ताजे जल से निर्मित होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बीएसएससी अमीन में पूछा है, थर्ड ग्रेजुएट लेवल 2013 में पूछा था, ठीक है। तो ये समय ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो केसर हमेशा से कश्मीर में और करेवा मिट्टी में होता है, और करेवा मिट्टी का निर्माण जो होता है ताजा जल से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम कितने प्रकार की होती है? देखिए, फर्स्ट इंटर लेवल में ये क्वेश्चन पूछा है, बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में। तो देखिए, प्राकृतिक रेशम जो होता है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। अभी हम बताए थे ना, 4 प्रकार बताए थे ना, मलबरी होता है, टसर होता है, एडी होता है और मूंगा होता है। पीछे बैक स्लाइड में जाके देखिए, ठीक है। और चारों में उत्पादन भी बताए थे कि कुल रेशम में कर्नाटक नंबर 1 पे है। भारत में सबसे ज्यादा मलबरी रेशम होता है जिसको सहतूत रेशम बोलते हैं। उसके बाद जो होता है वो ईरी और मूंगा असम में होता है, टसर रेशम झारखंड में होता है, और जो मलबरी रेशम होता है और ओवरऑल रेशम प्रोडक्शन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति देखिए, फर्स्ट इंटर लेवल में क्वेश्चन पूछा है, दलहन नहीं होगा, ठीक है, बल्कि तिलहन होगा। पीली क्रांति का उत्पादन जो होता है पीला, जैसे अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो ध्यान रखिएगा कि तेल वगैरह जो होता है ना, जैसे सरसों का तेल और भी तेल, वो पीला होता है। पीली क्रांति जो है कहीं ना कहीं तिलहन से होगा। तो ये जो है फर्स्ट इंटर लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। अब देखिए, तो आज का जो है वीडियो जो है पूरा हो चुका है दोस्तों। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और अगर इसका पीपीटी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और वहीं पर जो होता है, जिस दिन आपको पीपीटी दिया जाएगा उसके नेक्स्ट डे होकर के इसी टॉपिक का हम लोग जो है फ्री में क्विज करवाते हैं। और बहुत ही जल्दी दोस्तों हम लोग जो है वो बीएसएससी के लिए जो होता है स्पेशल जो होता है टॉपिक वाइज क्वालिटी क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ जो होता है वो फुल टेस्ट सीरीज मैथ रीजनिंग साइज जो 150 क्वेश्चन का ऑनलाइन मोड में हम लोग जो लाने वाले हैं।
उस पर काम तेजी से चल रहा है। अगर आप लोग को जुड़ना है तो आप लोग अभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर बाकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मस्त रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए और बीएसएससी में जरूर जो है सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।